जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है कि हम डिजिटल वीविंग कोर्स के अंदर हैं। हम लोग अपने थर्ड लेक्चर में आ गए हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डिजिटल वीविंग का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है अरहाने। लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में चलता है। ये इसके कुछ कंपोनेंट विंडोज़ या मैक में भी चलते हैं। मिसाल के तौर पर आरहाने जो है वो बहुत सारे छोटे सॉफ्टवेयर्स पे मुश्तमिल है। हर सॉफ्टवेयर अपने अंदर एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है और अपनी डोमेन में पूरा काम करता है। लेकिन बिटवीन दी सॉफ्टवेयर हम लोग मूव करते हैं मुख्तलिफ फाइल्स को, ताकि अपने काम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आसानी से फैसिलिटेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो प्रोग्राम जो कि ग्राफ़िक्स को हैंडल करता है उसे आरा पेंट कहते हैं। आरा पेंट बुनियादी तौर पर एक पिक्सल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और बेसिकली ये पैलेट एडिटिंग के लिए है। ऐसे इमेजेस के लिए है जिसमें पैलेट होता है या जिसमें इंडेक्स जो इमेजेस होते हैं उनके लिए आरा पेंट जो है वो बनाया गया है। इसमें वैसे तो इंडेक्स के अलावा भी हैंडल किया जा सकता है कलर्स को, लेकिन बुनियादी फंक्शन जिस पे सारी टूल इसके बेस करते हैं वो इंडेक्स्ड इमेजेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। आरा वीव जो है वो हम लोगों ने इस कोर्स का हिस्सा आरा वीव है। आरा पेंट का जो प्रोग्राम है, कोर्स है, वो जैकार्ड के नाम से मैंने जारी किया हुआ है। अगर कोई जैकार्ड में पढ़ना चाहे तो फिर आरा पेंट में ज़्यादातर हमारा एम्फसाइज होता है, कुछ पार्ट हमारा वीव में करते हैं, ज़्यादातर काम हमारा आरा पेंट में होता है। लेकिन आरा वीव जो है वो मैंने डॉबी के लिहाज से सिखाया है। आज हम अब डॉबी के लिए सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसे आरा ड्रेप कहते हैं। वो इन दोनों से बने हुए इमेजेस को कपड़े की शक्ल में ड्रेप करने के लिए, मैप करने के लिए, पहले से बने हुए मॉडल्स को पहना के देखने के लिए, उन पे चढ़ा के देखने के लिए हम आरा ड्रेप इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा मेजर फोकस अरहाने की वेबसाइट होगा। अरहाने की वेबसाइट से ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और वहाँ से इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। हमारा काम होगा आरा वी को डील करना। इस ट्रेनिंग में हिस्सा मेजर है इसका। अब आप क्या करें कि आप वैसे तो आरा अरहाने की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से जाके डेमो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए बराह रास्त मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया है। ये लिंक उनकी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये गूगल ड्राइव का लिंक है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जाएंगे, ये फाइल अगर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरी जो प्रेजेंटेशन है पीडीएफ की फाइल है, उस पर भी क्लिक कर सकेंगे। यहाँ मैंने क्यूआर कोड रीडर बना दिया है, आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं तो आपका जो लिंक खुल जाएगा और वहाँ से मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जब खोलेंगे पेज आप तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उसके ऊपर ये 3.4 GB का की ये फाइल है, आरा वीव डेमो डॉट जिप के नाम से। तो इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगता है, तो आप उसको तब डाउनलोड कीजिएगा जब आपके पास नेटवर्क की स्पीड अच्छी आ रही हो, ताकि ये विदाउट इंटरप्शन डाउनलोड हो जाए। इंटरप्शन हो तो फिर रिज्यूम हो जाता है बाज़ दफ़ा अगर नेटवर्क स्लो हो तो रिज्यूम नहीं होता और दोबारा से स्टार्ट होता है। तो आप अपनी बैंडविड्थ ज़ाया ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जब इंटरनेट अच्छा हो उस वक्त डाउनलोड करें आप इसको। तो यहाँ तक जब आप ये सॉफ्टवेयर, ये वाली फ़ाइल आरा वी डेमो डॉट जिप अपने पास हासिल कर लेंगे, उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। उसे कहते हैं वी एम वेयर वर्क स्टेशन, वी एम वेयर वर्क स्टेशन प्लेयर। आजकल 17.1 या 3 वर्जन अवेलेबल है। ये जब स्क्रीनशॉट लिया गया था तब 16 वर्जन अवेलेबल था। ये आप वी एम वेयर की वेबसाइट से बराह रास्त भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से दुश्वारी पेश आए तो मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं इंस्टॉलेशन जहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं फ्री में, जैसे फाइल हॉर्स है, फाइल हिप्पो है, इसके अलावा और भी फाइल शेयरिंग की फ्री फाइल शेयरिंग की डाउनलोड करने की प्रोग्राम, विंडोज़ के प्रोग्राम डाउन करने की वेबसाइट्स हैं। वहाँ से आपको वर्क स्टेशन प्लेयर आपने करना है, रिमेंबर प्लेयर करना है आपने, ठीक है। प्लेयर डाउनलोड कर लें, ये तकरीबन 550 MB का है।
गूगल ड्राइव से तकरीबन फाइल स्लो डाउनलोड होती है, यहाँ से थोड़ी सी तेज़ डाउनलोड हो जाएगी। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आधा घंटा पौना घंटा लगेगा इसको डाउनलोड होने में। तो ये जब आप हासिल कर लेंगे तो इसको आपने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस से गुजारना है। डाउनलोड होने के बाद आप फाइल इंस्टॉल तलाश करें, आपको अपने जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसमें ये VMware प्लेयर के नाम से मिल जाएगी। उसको आप डबल क्लिक करें, सेटअप को फॉलो करें, नेक्स्ट इसकी जो ऑप्शंस आती हैं वो पढ़ें उनको, आपको जैसे समझ आती है उसके मुताबिक आप नेक्स्ट नेक्स्ट उसको एक्सेप्ट करते जाएं। तो ये थोड़ी देर में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए और आप अपने स्टार्ट मेनू पे जाएं, तो स्टार्ट मेनू में आप अगर देखेंगे तो आपको VMware के फोल्डर में ऐसे VMware वर्कस्टेशन प्लेयर नज़र आ जाएगा। रिमेंबर ये इसका येलो कलर का 3 तीरों वाला निशान है इस तरह का, तो ये निशान हर जगह पर इसी तरह का है, तो इस तरह का निशान ही VMware प्लेयर का है। जब ये आपको मिल जाए तो अब आपका एक स्टेप पूरा हो गया, जो था सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा वर्चुअल मशीन चलनी है वो आपको मिल जाएगा। जो दूसरी वाली फाइल आपने डाउनलोड की थी वो araweave-demo.zip, जब आपके कंप्यूटर में वो डाउनलोड हो जाए तो उस पर डबल क्लिक करें आप, उसे अनजिप कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास जिस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ पर इस तरह का एक नाम लिखा हुआ आएगा araweave डेमो के नाम से। araweave डेमो को डबल क्लिक करें आप तो बाय डिफ़ॉल्ट ये, क्योंकि आपने VMware प्लेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही VMware प्लेयर में खुलेगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये बेसिकली जो फ़ाइल है इसको एक काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए किस नाम से काबिल इस्तेमाल बनाना है आपने। तो आप यहाँ पर कोई भी समझदारी वाला नाम लिख लें, आरा लिख लें, araweave लिख लें, araweave डेमो लिख लें, समथिंग काम कुछ नाम दे दें और इसको वहाँ पर रखें अपने कंप्यूटर में जिस ड्राइव में कोई 30-40 GB जगह अवेलेबल हो, ठीक है? क्योंकि ये 10 GB खुद लेगा और जब चलने में भी ये इस्तेमाल होगा तो तकरीबन 10 से 15 GB जिस हार्ड ड्राइव के जिस पोर्शन में सी ड्राइव में डी ड्राइव में जगह दस्तियाब हो वहाँ इसको अनजिप करें, वहाँ इसको इंपोर्ट करें। तो जब आप ये कर लेंगे तो इसको आप जब रन करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक विंडो आ जाएगी VMware प्लेयर की और उसके अंदर आपके पास ये एक लिनक्स रन होगा। जब आप लिनक्स में जाके ये araweave का ऐसे निशान आएगा, कपड़े का निशान बना हुआ है, araweave लिखा हुआ है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का araweave खुल जाएगा। तो अब आपके पास araweave आपका अपना अपने कंप्यूटर में मौजूद है, आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है, ये उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए बनाया है और इसको आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमेशा के लिए आपके पास रह सकता है और मैं इसको बहुत देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं इससे मैंने। और मैं अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भी यही इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने काम में भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए तो समझाने के लिए भी इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मददगार पाया है। तो आपके कंप्यूटर में इस तरह का निशान आएगा VMware वर्कस्टेशन प्लेयर का, इसको खोलेंगे तो जब इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। इस तरह की विंडो खुलेगी तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वही नाम जो आपने दिया था, यहाँ पर जो नाम लिखा था आपने वही नाम यहाँ लिस्ट में आ रहा होगा इसकी। इस लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि प्ले द वर्चुअल मशीन। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले होके इस तरह से विंडो इस लिनक्स के अंदर इसको जाना चाहिए। तो अगर लिनक्स में नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आम तौर पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं आजकल, वो अपने कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाने की इजाज़त दे सकता है। इसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन हर कंप्यूटर में दस्तयाब नहीं होती है। ये उन कंप्यूटर में दस्तयाब होती है जो कि थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी स्पीड वाले हैं। जैसे इंटेल के जो एन सीरीज़ है ना, उनमें ये वर्चुअलाइजेशन नहीं होती। लेकिन कोर i3, कोर i5, कोर i7 जिनमें होते हैं, उनमें वर्चुअलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास
4th 5th जनरेशन से ऑनवर्ड जितनी सिस्टम्स हैं वो लें आप, ज़रा स्ट्रॉन्ग मजबूत लें जिसके ज़्यादा कोर्स हों, ज़्यादा प्रोसेसर बड़ा हो जिसका, ताकि आपका कंप्यूटर आसानी से उसको चला सके। तो अगर आप कंप्यूटर के सेटअप में जाते, जब विंडो स्टार्ट होती है, विंडो स्टार्ट होने से पहले एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें आप HP का सिस्टम हो तो आप लोग F12 या F9 या F2 दबाते हैं। मुख्तलिफ डेल में, HP में या लिनोवो में मुख्तलिफ कीज़ हैं, तो वो आप अपने गूगल में सर्च करें हाउ टू एंटर इनटू द सेटअप ऑफ माय मशीन, जो भी नाम है, HP है तो HP लिखते हैं, डेल है तो डेल लिखते हैं, कोई और है तो वो लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा की दबाने से कंप्यूटर जो है वो शुरू में सेटअप में जाता है। अगर सेटअप में जाएंगे तो इस तरह की एक ब्लू सी, स्काई ब्लू सी, फ्रोजी सी स्क्रीन आ जाएगी। उसमें आप तलाश करेंगे तो एक जगह जाकर ऐसे लिखा होगा वर्चुअलाइजेशन, या इस तरह लिखा होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ लिखा होगा वर्चुअल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ आगे लिखा हुआ डिसेबल, तो उसको आप इनेबल कर दें। या ऐसे इसके इस तरह लिस्ट में लिखा हुआ है तो डिसेबल, तो उसको इनेबल कर दें। या इस तरह से एक बटन बना हुआ है ऑफ हुआ है तो उसको ऑन कर दें। मुख्तलिफ कंप्यूटरों में इसको डिसेबल इनेबल करने का मुख्तलिफ तरीका है, लेकिन सब में कॉमन बात यही है कि वहाँ वर्चुअलाइजेशन लिखा होगा, और वो वर्चुअलाइजेशन अगर बंद है तो उसे खोल दें आप, अगर वो डिसेबल है तो उसको एनेबल कर दें। जब ये खुल जाएगा और आप इसको सेट कर लेंगे, फिर जब आप यहाँ पर विंडोज़ में आने के बाद RRV डेमो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन देगा कि भाई आप इस कंप्यूटर को चलाएं, स्टार्ट करें, प्ले करें। तो आप इसे प्ले करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह से विंडो आ जाएगी जिसके अंदर आप लिनक्स चल रहा होगा और RRV इंस्टॉल होगा उसके अंदर, तो आप उसको चला के RRV को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मसले आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर रैम कम हो, हार्ड ड्राइव में जगह ना बाकी रहे, या आप बार बार क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक किया फिर दोबारा चला दें, फिर बार बार आप ये VMware वर्कस्टेशन की 3-4 कॉपियाँ खोल दें और 3-4 कॉपियों में आप RRV चला दें, कंप्यूटर के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, रैम थोड़ी पड़ जाएगी, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें कि आप क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप इसको चलाएं। ठीक है, कंप्यूटर की रैम बेहतर होनी चाहिए। रिकमेंडेड रैम 8 GB है, 4 GB की सिस्टम में भी चल जाता है, लेकिन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता काम होगा, काम अटक अटक के होगा, आपको मुश्किल पेश आएगी। कोशिश करें कम से कम 8 GB रैम हो, ताकि अगर 4 GB या 5 GB आपका सिस्टम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए 2 GB की जगह अवेलेबल हो रैम में, तो 2-2.5 GB पे इसको चलाएं तो फिर ये ठीक रहता है। अगर ग्राफिक कार्ड होगा आपके कंप्यूटर में और ड्राइवर उसके इंस्टॉल हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत स्मूथ वर्किंग होती है, आसानी से वर्चुअलाइजेशन होती है, आसानी से सिमुलेशंस बनते हैं, कपड़ा बनाना, तब्दील करना और उसमें रंग नज़र आना, उसको आगे पीछे दाएं बाएं से देखने में कोई देर नहीं लगती है, जल्दी जल्दी काम होता है और काफ़ी अच्छा सिमुलेशन प्रोड्यूस होगा। ग्राफिक कार्ड के बगैर वालों में भी मैंने चला के देखा है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक्स बेस्ड नहीं है, हार्डवेयर लाजमी नहीं है एक्सेलरेशन यूज़ करे, सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन भी यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के अंदर हम। GPL जो होता है वो वर्जन इसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बगैर जिसमें हार्डवेयर, जिसमें ग्राफिक कार्ड ना हो, GPU इंस्टॉल ना हो, तो जो अवेलेबल CPU का GPU होता है उसी को इस्तेमाल करके ये सिमुलेशन प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोसेसर के कोर्स ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होगा। कम से कम 4 कोर वाला प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये हासिल करने के बाद अब आप जब ये कर लेंगे हासिल, तो फिर आप जो अपने सॉफ्टवेयर में जाके उसके मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये है कि एक और तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर स्लो है, उसकी रैम कम है सपोज़, या उसमें ये इंस्टॉल नहीं हो सकता, वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं हो सकती है। तो एक तरीकाकार ये है कि आप कंप्यूटर की कंप्यूटर के लिए साथ एक यूएसबी लें और यूएसबी में आप लिनक्स इंस्टॉल कर लें। फॉर एग्जांपल कुबुंटू, उबुंटू या इस तरह की और लिनक्स जो हैं वो आसानी से नेट से मिल जाती हैं। वो आमतौर पर 3 GB या 4 GB या 4.5 GB की एक ISO फाइल होती है,
उस फाइल को आप डाउनलोड कर लें और आप इसी तरह से यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर एक होता है, आप नेट से मिल जाएगा आपको, ये इंस्टॉल कर लें। तो आप जब आप बताएंगे यूएसबी कंप्यूटर में लगाएंगे, उससे बताएंगे जी मेरा ये कुबुंटू का आईएसओ इमेज जो है मेरा इंस्टॉल कर दो, इस कुबुंटू में लिनक्स लिनक्स जो है वो मेरे यूएसबी में डाल दो। तो यूएसबी में डालना इस तरह है कि इसका जो परसिस्टेंट वर्जन यूज़ करना है, क्या करना है उसको कि यूएसबी के अंदर ही मौजूद रहे, वो थोड़ी देर के लिए नहीं करनी, लेकिन वो हम लोगों ने उसके अंदर ही रखनी है। तो आप उसमें कुछ जगह मुतय्यन कर लें कि फ्लैश ड्राइव के कितना हिस्सा जो है ना वो अपने परसिस्टेंटली यूज़ करने के लिए, यहाँ 0 MB आ रहा है तो आप यहाँ पर कोई 1000 MB या 2000 MB रख लें, 2 GB रख लें, जिसमें वो लिनक्स जब चलेगा तो आर्जी तौर पर अपनी फाइलें उसमें महफूज रखेगा। तो इस तरह से आप यूएसबी बना लेंगे जिसमें आप यूएसबी से कंप्यूटर को चलाएंगे तो लिनक्स चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आप उस लिनक्स के अंदर जाकर, जैसे ये लिंक दिया हुआ है मैंने, और आप नेट से उसी वेबसाइट से जहाँ से हम लोगों ने ये पीछे दूसरा वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, डेमो वाला वर्जन, तो लिनक्स का डेमो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटी सी फाइल है, चंद MBs की है। तो ये फाइल आप जो लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा उसमें आप चला सकते हैं, और फिर इसी तरह से जैसे यहाँ वर्चुअल VMware के अंदर लिनक्स चल रहा है, वो कंप्यूटर में नेटिवली विंडोज़ नहीं होगी, सिर्फ लिनक्स ही होगा, और लिनक्स में ये वाला प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप RV चला सकते हैं। अगर किसी ने इस तरीके से काम करना है और उसको कोई दुश्वारी पेश आती है तो मैं कुछ रहनुमाई अगर दे सका तो मैं ज़रूर दे दूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। इसके अलावा इन सब चीज़ों को बाज़ दफ़ा मुश्किल लगती हैं लोगों को कि यार ये बड़ा मुश्किल है, तो एक और तरीका मैंने सोचा था, अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए कि एक यूएसबी लूँ और उसमें ये सारा अरहाने का जो प्रोग्राम है लिनक्स ओपन सूसी लिनक्स के साथ उसके अंदर डाल दूँ और यूएसबी में आपको दे दूँगा। वो आप यूएसबी किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं, वो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, उसमें यूएसबी लगाएं और उस कंप्यूटर को उस यूएसबी से स्टार्ट करें, बूट करें, तो आपके पास लिनक्स भी आ जाएगा और वो प्रोग्राम भी उसके अंदर होगा जिसको जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको इस तरह की एक फ्लैश बना दूंगा और वो कहीं भी अपने पास रख लें और दोबारा कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक यूएसबी डेडिकेटेड ले लें जो सिर्फ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हो। तो जो यूएसबी अगर आपने खुद लें तो वो ऐसी लें जो 3.1, 3.2 या 3. कम से कम 3.23 वर्जन से अबव हो, USB 3 से अबव हो, जिसकी राइट स्पीड और रीड स्पीड तेज़ हो, ताकि जब आप कंप्यूटर चलाएं तो जहाँ से कंप्यूटर चल रहा है यानी कि आपकी फ्लैश ड्राइव से वो स्लो ना हो, वरना वो स्लो होगा तो फिर कंप्यूटर में दुश्वारी पेश आएगी चलाने में। तो ये इस तरह से आप अपना सॉफ्टवेयर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक है VMware का तरीका जिसमें आपने 2 फाइलें लेनी है, एक फाइल लेनी है आपने डेमो वर्जन, दूसरी फाइल लेनी है आपने VMware को इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपने आरावीव की डाउनलोड फाइल को अनजिप करके और उसे उस फाइल को चलाना है VMware में। VMware में कामयाबी से चलने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर एक और विंडो बन जाएगी जिसके अंदर लिनक्स चल रहा होगा और उसमें भी RV इंस्टॉल होगा और वहाँ से आप इसको चला सकेंगे। VMware और दूसरा तरीकाकार मैंने बताया आपको कि आप यूएसबी में यूएसबी में लिनक्स कर लें और उसके अंदर इंस्टॉल करके आप खुद चला लें। तो आपको हर दफ़ा यूएसबी लगानी पड़ेगी और उससे आप प्रोग्राम अपना चला लेंगे ये वाला। एक और तरीका हो सकता है कि अपनी हार्ड ड्राइव में लिनक्स कर लें, लेकिन हार्ड ड्राइव में लिनक्स करना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ खेलें, उसके साथ तब्दीली करें, तो वो तब्दीली नुकसानदेह इस तरह हो सकती है कि आपकी हार्ड ड्राइव में से कुछ डाटा ख़राब हो जाए या वो फॉर्मेट हो जाए, तो वो गलती ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप यूएसबी में ही इसको इंस्टॉल करें। मैं ये मशवरा दूंगा अगर आपने ऐसा करना हो तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा और जो एहतियात है वो उसकी बता दूंगा। इसके अलावा ये कि आप यूएसबी बनवा लें और फिर उसको अपने पास रखें जिससे आप हर वक्त चलाएं। एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ
कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में जब आप इसे करेंगे ना, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप विंडो में ही रहेंगे, विंडो में अपना काम करते रहें और इस प्रोग्राम को विंडो के प्रोग्राम के तौर पर ये चलेगा आपका, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये कोई अलग से प्रोग्राम है इसके अंदर। और फिर ये कि आप, चूँकि ये डेमो वर्ज़न है हमारा, तो हमने बहुत सारी इसमें कुछ इसमें परेशानियाँ हैं कि हम ये वाला काम कर सकते हैं और ये वाला नहीं कर सकते। उन परेशानियों को ओवरकम करने के लिए जब हम इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलाते हैं, तो हमारा काम जहाँ महफूज होता है वहीं से दोबारा खुल जाता है। तो ये एक फ़ायदे की बात है वर्चुअल मशीन में चलाने की वजह से। तो मैं ये रिकमेंड यही करूँगा कि अच्छा कंप्यूटर लेके विंडोज़ के साथ आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में लिनक्स जैसे ये है वैसे चलाएँ, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। ये आरावीव डॉबी क्विक स्टार्ट की जो पीडीएफ अवेलेबल है, जो डेमो वर्जन के बिल्कुल स्टार्ट पे जब आप खोलते हो तो उस डेस्कटॉप पे पड़ी हुई होती है। ये वहाँ से लिया है मैंने और कुछ उसका तारुफ आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। जब जैसे आपने देखा आइकन जो था हमारे पास, ये कलरफुल सा रेड और ब्लू कलर के वीव का निशान बना हुआ है, यहाँ पर सिविल वीव बनी हुई है। तो अगर आप इस ये वाला निशान क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुलती है वो आरा वीव की विंडो होती है। तो आरा वीव की विंडो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। इस विंडो में सबसे टॉप पे जो इसकी टाइटल बार है, टाइटल बार में सबसे पहले आपको इसका नाम मिल रहा है। इसका नाम है आरा वीव, आरा ARAH आरा, और वीव जो है ना उसका W बड़ा है, आरा वीव ऐसे लिखते हैं सॉफ्टवेयर वाले इसको अपना नाम। इस आरा वीव के आगे एक नंबर लिखा हुआ होता है और एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है। तो ये जो है ना इसका वर्ज़न नंबर होता है। इस वक़्त तो काफ़ी ऊपर चला गया, काफ़ी पुराने वर्ज़न से तस्वीर ली गई है। फिर इसके फ़ौरन बाद फ़ाइल का नाम होगा, जिस फ़ाइल पे आप काम कर रहे होते हैं उसका नाम होता है। फिर आगे उस फ़ाइल में जो वार्प और वेफ्ट की रिपीट साइज़ होता है उसका नंबर लिखा होता है। पहले वार्प की रिपीट लिखी होती है धागों के लिहाज से, और फिर वेफ्ट की रिपीट लिखी होती है वेफ्ट के धागों के लिहाज से। इसके फ़ौरन बाद जो कपड़ा, चूँकि यहाँ पर इसकी जो विंडो में जो नज़र आ रहा होता है, ये करंट व्यू का कपड़ा है, यानी कि आमतौर पर ये सिमुलेशन ही कपड़े की नज़र आ रही होती है। तो ये सिमुलेशन हम लोग एक्चुअल परसेंटेज के ऊपर या एग्जैजरेटेड ज़रा ज़ूम इन या ज़ूम आउट करके देख सकते हैं। तो जो ज़ूम लेवल है वो यहाँ पर दर्ज होता है, ताकि आपको हमेशा ये ख़्याल रहे कि जो कपड़ा है वो असल हालत में देख रहे हैं कि ज़रा करीब से देख रहे हैं या दूर से देख रहे हैं। तो 100% यहाँ पे लिखा हुआ होता है। फिर ये इस कपड़े की शक्ल जो है वो बदल जाती है अगर आप मुख्तलिफ सिमुलेशन की टाइप्स चेंज करें। सिमुलेशन के नंबर होते हैं इसमें, तो सिमुलेशन 1 से लेकर 8 तक हैं या शायद 9 तक हैं। उसके अलावा कुछ और भी तरीक़ाकार हैं कपड़े को देखने के, वो यहाँ दर्ज होते हैं कि कपड़े को किस अंदाज़ में देखा जा रहा है। तो ये टाइटल बार बहुत ज़रूरी है, इस पे अगर नज़र है तो आपको पता चलता है कि किस हालत में और क्या कर रहे हैं कपड़े के साथ। इसके फ़ौरन नीचे आमतौर पर बंद की होती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप खोल सकते हैं। एक बार होती है जो हॉरिज़ॉन्टल है, जिस पर नंबर लिखे होते हैं और निशान लगे होते हैं, और इसी तरह से वर्टिकली भी लेफ़्ट साइड पर है। ये बार आपकी कपड़े की मेज़रमेंट की बार है, जो धागों की शक्ल में, सेंटीमीटरों में, रूलर के तौर पर या इंचज़ में आपके कपड़े को माप के बता रही होती है कि जो कपड़ा आप देख रहे हैं वो कितनी लंबाई चौड़ाई का नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा आप कपड़े को जब आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो कपड़ा जो है ना वो दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे पैन हो सकता है। कपड़े के दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे देखने के लिए आप लोग सिंपल क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो कपड़ा दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे होगा। वैसे यहाँ पर साइड में कर्सर बार या आपके स्क्रॉल बार्स भी हैं, तो स्क्रॉल बार राइट और लेफ़्ट राइट साइड पर ऊपर-नीचे करने के लिए और बॉटम में दाएँ-बाएँ करने के लिए है। फिर इसके फ़ौरन नीचे इसका मेन्यू है। ये मेन्यू बार में फ़ाइल, व्यू, फैब्रिक, ब्लैंकेट, मोड, व्यू और ज़ूम के बटन्स हैं। इसमें उन्होंने आइकन्स बंद किए हैं, आमतौर पे इनके साथ एक निशानात भी आते हैं कि भी कौन-सा निशान किस कमांड के लिए, किस मेन्यू के लिए है। राइट साइड जो है ये इम्पोर्टेंट होती है, बाज़ दफ़ा हमें नोट करना पड़ता है कि हमारा माउस कहाँ है। जो जहाँ पर माउस होता है, ये उसके लिहाज से धागे के नंबर बता रहा होता है कि रिपीट के लिहाज से दाएँ तरफ और रिपीट के लिहाज से ऊपर की तरफ नंबर ऑफ वार्प कौन-सा है, क माउस के नीचे, कर्सर के नीचे हमारे कौन-सा नंबर वार्प है और कौन-सा नंबर वेफ्ट है, ये वो बता रहा होता है।
फिर अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर एक निशान आ रहा होता है। अगर आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव कर ली हैं आपने, जो अभी आप काम कर रहे हैं, तो ये ग्रीन रंग का निशान आता है। और अगर वो ऐसी कोई तब्दीली आपने की है और वो महफूज नहीं की हुई है तो फिर लाल रंग का निशान आएगा। और बाकी इस तमाम विंडो के अंदर आपको कपड़े की सिमुलेशन नज़र आएगी कि कपड़ा बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, वो बराह रास्त इसमें नज़र आ रहा होता है। अब आम तौर पर ये होता है कि जो जब आप कोई विंडो खोलते हैं, मसलन ये एक विंडो है, ये हमारे प्रोग्राम की मेन विंडो होती है। तो लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल आपने व्यू किया है या ज़ूम किया है या कोई और ऑप्शन लिया आपने, तो वो ऑप्शन लेने के बाद आप छोटी एक विंडो खुल जाती है, इसे चाइल्ड विंडो कहते हैं। चाइल्ड विंडो को जब तक आप बंद नहीं ना करते तो आप मदर विंडो या पेरेंट विंडो को आप में एक्सेस नहीं कर सकते। लिनक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, विंडोज़ में ऐसे होता है, लिनक्स में ऐसे होता है कि आप पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी चाइल्ड विंडो को, दोनों को एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बाज़ दफ़ा ये कंफ्यूज करता है न्यू यूज़र्स को जो कि विंडोज़ से आते हैं, तो वो उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पर कोई स्टेटस चेंज हुआ, वो छोटी सी विंडो थी, आपने इस पर क्लिक किया, वो विंडो इसके पीछे चली जाएगी। उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी कि कंप्यूटर काम क्यों नहीं कर रहा है, ये प्रोग्राम जो है ना मेरी कमांड क्यों नहीं ले रहा। तो आप इसे मिनिमाइज करें, देखें छोटी विंडो है, उसको जो भी आप तसल्ली करवानी है उसमें जो काम हो रहा है वो पूरा करें, फिर जो भी एक कमांड है आपकी यहाँ पर आके वो अप्लाई हो सकेगी। तो ये एक चीज़ ये कंफ्यूजिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि इस विंडो के नीचे सब विंडोज़ आपकी बहुत सारी खुलेंगी, चाइल्ड विंडो बहुत सारी खुलेंगी। फॉर एग्जांपल एक इस तरह की विंडो होगी जो कि वार्प का और वेफ्ट का पैटर्न डालने के लिए होगी। तो ये विंडो में जो तब्दीली करते हैं वो आपकी मेन विंडो में तब्दीली कर रही होती है, लेकिन आप इसको छुपा भी सकते हैं। तो आपको इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जिस तरह से पैनल होते हैं फ़ोटोशॉप में, वो यहाँ पर साथ जुड़ जाते हैं और यहीं पे रहते हैं और जो काम हो रहा होता है वो यहाँ होता है। तो आपकी इस तरह से थोड़ा-सा इंटरफ़ेस इसका डिफरेंट है। आपके जो भी काम है इसकी सब विंडोज़ में होता है और वो सब विंडो भी आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, इसमें नए में ऑप्शन ये है कि उनकी पोज़ीशन आप लॉक कर दें, हर दफ़ा वो एक ही जगह खुलेंगी, एक ही जगह बंद होंगी। लेकिन आम तौर पर थोड़ा-सा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, नए यूज़र्स को मुश्किल लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा-सा आप इसके साथ टाइम गुज़ारें, जो मैं काम अभी दूँगा आपको, वो जाके 2 दफ़ा 4 दफ़ा इसे करें ताकि आपका इसका तारुफ़ बनता जाए, आपके दिमाग में इसके साथ अटैचमेंट होती जाए इसकी। तो आप जब इसमें काम करते हैं, कोई भी कपड़ा डिज़ाइन करने के लिए ना, कम से कम ये 5 चीज़ें आप सेट करते हैं उसकी। तो मसलन आपको सबसे पहले आप उसकी वीव एडजस्ट कर सकते हैं, नई वीव डाल सकते हैं, नई वीव बना सकते हैं, पहले से बनी हुई वीव उठा सकते हैं। तो वीव्स को आप हैंडल करते हैं, धागों की इंटरलेसमेंट जो है वो आप चेंज करते हैं। तो वो आप एडिट कर सकते हैं, पहले से बनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिट करके नई बना सकते हैं, बिल्कुल सिरे से नहीं बना सकते हैं, पहलों वहलों में तब्दीली कर सकते हैं। तो वीव पहला एक पार्ट है इसका, एसेंशियल पार्ट है कपड़े का वीव। फिर जो धागे इस्तेमाल होंगे उन धागों के रंग हैं, फिर उन धागों की तरतीब है, फिर उन धागों की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो मोटा कितना है, बारीक कौन सा है, शनील का है या कॉटन का है, पॉलिएस्टर का है या वो रेयॉन का है। धागे की टाइप चेंज करेंगे, उसका काउंट चेंज करेंगे, उसका ट्विस्ट चेंज करेंगे, उसकी चमक चेंज करेंगे, उसकी कंपोजिशन चेंज करेंगे, उसकी लस्टर चेंज करेंगे, उसकी हेरीनेस चेंज करेंगे, उसकी थिकनेस चेंज करेंगे, उसकी फैंसी यान है तो उसको किस तरह का होगा, नॉन फैंसी है तो उसमें क्या होगा, यान की तब्दीली है, बेशुमार चीज़ें यान के अंदर आएंगी। फैब्रिक की डेंसिटी है, एंड कितने हैं, पिक कितने हैं, रीड कौन सी है, रेगुलेटर है नहीं है, डेंसिटी एक है कि दो हैं। फैब्रिक के अंदर जो लूम पे जाकर जो कुछ होना है वो आप, या वार्पिंग में जो हुआ है वो आप यहाँ फैब्रिक में बता सकते हैं। ये 5 चीज़ें अगर बताएंगे तो आप एक कपड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं। रिपीट जो है ना, अगर आप रिपीट के लिहाज से देखें तो रिपीट में वीव की रिपीट होती है, पैटर्न की रिपीट होती है। उसी तरह से आपके जो फंक्शंस हैं, कोई भी आपने लगा रहे हैं, डेंटिंग है उसकी रिपीट हो सकती है, रेगुलेटर है उसकी रिपीट हो सकती है, अगर आपने डेंसिटीज यूज़ की हैं उसकी रिपीट हो सकती है। तो रिपीटें 3-4 की तरह की रिपीट्स होती हैं। वो रिपीट्स आपके कपड़े के
ओवरऑल रिपीट साइज को डिसाइड करती हैं कि कपड़ा कितने अरसे के बाद अपनी दूसरी रिपीट स्टार्ट कर रहा है। तो ये रिपीट सारी चीज़ें मिलके उसका एलसीएम बनता है, फिर उसकी टोटल रिपीट बनती है। तो वो जो आप कपड़े के यहाँ ऊपर देख रहे थे ना ये रिपीट, बाज़ दफ़ा ये तमाम चीज़ें मिलके इसकी ये रिपीट साइज डिसाइड करती हैं। फिर आप जो जूम है वो आप प्लस माइनस से जूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो आपके कीज़ हैं और कंट्रोल प्लस 0 या कंट्रोल प्लस 9 से आप इसके जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप जूम 1 पे रखें, यानी कि 100% जूम पे आप कपड़े को रख के काम करें। कोई चीज़ देखनी है तो जूम इन कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड ही होता है कि आप 100% जूम रखें। फिर जो व्यू मोड्स हैं यहाँ पर, ये जो व्यू है, इस व्यू के अंदर मुख्तलिफ मोड्स हैं। मसलन एक वीव का मोड है, उसमें आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट डबियाँ नज़र आएंगी, आप कौन सा डाउन कौन सा, जो अपने ड्राफ्ट बनाते हैं कागज़ पे बनाते हैं। जो एक इंटीजर मोड है, इंटीजर मोड में वो धागे पूरे पूरे नज़र आएंगे, वो डेंसिटी को और उसकी अपीयरेंस को इग्नोर कर देगा, धागों को पूरा पूरा दिखाएगा। शेडेड मोड में थोड़ा थोड़ा सा उसमें शेड नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा सा कपड़े की फील नज़र आएगी, लेकिन वो इन दोनों के बीच में धागों के रंग भी होंगे और शेड भी होगा। और लेकिन जो हमें आम तौर पर जो होता है वो सिमुलेशन का व्यू इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जब आपने कपड़ा महफूज करना है। तो सिमुलेशन जो है वो 7-8 तरह की हैं। तो आप जो कुछ में हेरीनेस ज़्यादा होती है, कुछ में हेरीनेस कम होती है। तो हेरीनेस या उसके जो डिफरेंट जो प्रीसेट्स हैं सिमुलेशन के, वो उसके मुताबिक दिखाता है। आप मुख्तलिफ सिमुलेशन चूज़ कर सकते हैं कपड़े का कैसे नज़र आएगा उसको चेंज करने के लिए। यहाँ पर दिखाया नहीं है, यहाँ पर ना जूम के बटन्स भी होते हैं। तो वो प्लस माइनस और एक दरमियान में माइनस का बटन होता है, यानी कि 100% का बटन होता है। सेंटर वाला बटन प्रेस करते हैं तो कपड़ा 100% पे नज़र आता है आपको। तो मैं आमतौर पर सेंटर का बटन प्रेस करके रखता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि एक्चुअल कपड़े में क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये तो है कि आप कोई भी कपड़ा, आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है आपको। इसमें ये आरा वीव डेमो वर्जन है, वर्जन 10 है ये। फिर ये चैनल 99-023 जो फाइल खुली हुई है, 444444 और 4444 वहाँ पर ग्राफिक्स का साइज़ है। ये 100% नज़र आ रहा है जूम में, और सिमुलेशन 7 खोली हुई है हम लोगों ने इसकी। ये वो जो बटन है जूम के बता रहा हूँ, ये प्लस करेंगे तो जूम इन होता जाएगा आपका, और माइनस करूँगा तो जूम आउट होता जाएगा। तो ये जो सेंटर वाला जो बटन है, सेंटर वाला बटन है, इसको ये 1 लिखता हूँ ना, 100% है। इसको प्रेस करूंगा तो कपड़ा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। जब भी आपने कपड़े को देखना है रेफरेंस के लिए कि क्या तब्दीली हो रही है, तो इसको 100% पे देखें। जूम इन करने का मकसद होता है कि आप ज़रा करीब से धागों को देखें, यार वीव सही लगी हुई है, जो मैं वीव लगाना चाह रही वही हो रही है। और जूम आउट करने का आमतौर पर मकसद ये होता है कि आप कपड़े की रिपीट या उसका ज़रा बड़ा एरिया स्क्रीन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तब उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली आप इसे 100% पे रखें, दिस इज़ द बेस्ट व्यू। और इसी तरह से आप व्यू देखेंगे, वीव है, इंटीजर है, शेडर है, उसके आगे ये 9 सिमुलेशन है। शुरू की सिमुलेशन है ना, ये कपड़े के धागे में रफनेस डालती है, बुर का इफेक्ट देती है, ठीक है। और अगर आप 5 से ऑनवर्ड चले जाएं 6 में, तो धागे जो है ना वो बिल्कुल बुर के बगैर हो जाते हैं, यानी कि पोलिएस्टर या बिल्कुल फिलामेंट की तरह नजर आते हैं। अगर आप 7 नंबर में और ज़रा ये प्लेन हो जाएंगे। तो ये ज़रा अगर क्रिस्प क्लियर आपने धागा शो करना है तो सिमुलेशन हायर लेवल पे होगी। अगर धागे में आपने शो करना है कि हेरीनेस है और बुर है, तो फिर उसका इफेक्ट जो है नज़र आने के लिए आप सिमुलेशन शुरू वाली यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये मेन्यूज़ हैं, आप जाएं, इंस्टॉल पहले डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके बाद आप इसकी इंटरफेस के साथ ट्रैक करें, फाइल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वीव में कौन सी होती हैं, फैब्रिक में। बस हम यहाँ से मुख्तलिफ फैब्रिक खोल सकते हैं। फाइल में जाएं, ब्राउज में जाएं, तो यहाँ इसकी जो लाइब्रेरी है वो इस तरह की नज़र आएगी आपको। इसमें कपड़े पहले से बने हुए हैं, जैकार्ड के कपड़े पहले से बने हुए हैं, लेबल्स बने हुए हैं, टेबल क्लॉथ बना हुआ है, टार्ट्रांस यानी कि स्क्वायर चेक्स बने हुए हैं, और इसके अलावा डॉबी के मुख्तलिफ कपड़े बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चेक कपड़ा बना, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें चेक कपड़ा यहाँ लोड हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि भाई इसके एंड पिक कितने यूज़ किए हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें आप जाके ऑब्जर्व करें, यहाँ से क्या नज़र आता है, यहाँ से क्या नज़र आता है, मुख्तलिफ चीज़ें आप उसकी चेक करें। आप इंटरफेस से अपने आप को ताल्लुक़ बनाएं आपसे,
रेडी हो। तो अब ये यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ये सेटिंग्स हैं, बटन हैं, इसके ग्रेजुअली मैं सारी एकदम आपको अभी फ़ौरन नहीं बताना चाह रहा, आपको एक जर्क लग जाएगा, फ़ौरन मैं बहुत कुछ बताऊंगा। आप फिलहाल यू गो एंड जस्ट हैव अ व्यू ओवर इट, एक सब एकदम नज़र डालें इस पे है क्या। इस इंटरफेस के साथ आप अपना ताल्लुक बनाएं। अच्छा, फैब्रिक में कौन कौन सी कमांड होती हैं, व्यू में कौन सी होती हैं, मोड्स कौन से होते हैं, जूम में क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट गो एंड सी, यू कैन इंटरेक्ट, ठीक है, इंटरेक्ट भी करें इसके साथ। वो थ्रेड्स है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर थ्रेड्स नज़र आ रही है, वही चीज़ नज़र आ रही है जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में भेज में। तो वहीं वापस चलते हैं। तो आप अपने कपड़े में पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कलर, धागों के रंगों का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। धागों के कलर का पैटर्न की विंडो है, इस तरह की नज़र आएगी। आप देखें इसमें टाइटल है, तो एडिट वार्प एंड वेफ्ट पैटर्न, ये विंडो किस चीज़ की है, ये वार्प एंड वेफ्ट के धागों की तरतीब को कंट्रोल करने का पैटर्न कंट्रोल करने का या एडिट करने का ये विंडो है। इसमें 66 धागे वार्प में हैं और 66 धागे ही वेफ्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि बनते हैं, अगर आप फैब्रिक कंस्ट्रक्शन देख लें तो बनते हैं 18.9 मिलीमीटर बनते हैं वार्प में और 18.9 मिलीमीटर बनते हैं वेफ्ट में। तो इस तरह से ये टाइटल बता रहा है आपका। इस पूरी विंडो में ये दो पट्टियां बहुत फेमस हैं। एक ये वार्प पैटर्न की पट्टी है, ये वार्प पैटर्न की पट्टी में आप धागों की तरतीब बता सकते हैं वार्प के लिए, और इसी तरह से एक ये पट्टी है जिसमें आप तरतीब बता सकते हैं वेफ्ट के लिए। जो वार्प का पैटर्न है उसमें हो या वेफ्ट का पैटर्न हो, इसमें आप दो चीज़ें लिखते हैं, बल्कि तीन चीज़ें लिखते हैं। वन इज नंबर्स, अदर्स आर अल्फ़ाबेट्स, फिर है पैरेंथेसिस। तो जो मतलब 2C का मतलब है कि 2 दफ़ा सी धागे को लो। अच्छा, अब हर एक वार्प पैटर्न के नीचे एक पैलेट है जो वार्प का पैलेट है, और इसमें ABC बड़े लेटर से लिखी हुई है, और एक इसके नीचे छोटे ABC का पैलेट है। छोटे ABC जो है ना वो वेफ्ट के लिए पैटर्न है। तो वेफ्ट के पैटर्न में जो आप ABC लिखते हैं, उन ABC में से जो A और C और B के साथ रंग अटैच है वो पैलेट ये वाला अटैच है। ये रंग कैसे तब्दील करते हैं ये बाद की बात है। फिलहाल जो रंग दस्तयाब हैं उनको हम लोग यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया हुआ है, इस तरतीब से किया हुआ है। 2 दफ़ा सी धागे के धागे लो, फिर 2 दफ़ा ए धागे लो, फिर 2 दफ़ा बी धागे लो, फिर 4 दफ़ा ए धागे लो। ये तरतीब इस तरह से बनी है, सारों को मिला के ये 66 धागे बनेंगे। इसी तरह से ये एग्जैक्टली यहाँ कॉपी किया हुआ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ की हुई है। यहाँ कैपिटल ABC है जो वार्प को जाहिर करती है, यहाँ पर छोटी ABC है जो कि वेफ्ट को जाहिर करती है। अच्छा, अब इसमें हम लोग चाहें तो थ्रेड्स लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से थ्रेड्स की बजाय मिलीमीटर कर दें, तो फिर आप जो लिखेंगे नंबर, उस नंबर का मतलब मिलीमीटर होगा, यानी कि साइज होगा मेजरमेंट में, एज कम्पेयर टू जो नंबर ऑफ धागे नहीं होंगे। तो आम तौर पर हम धागों से प्ले करते हैं, तो यहाँ धागे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप थ्रेड्स भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर और इसमें यहाँ लिखाया हुआ है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ये धागे जो तरतीब इनकी चेंज हो जाए तो यहाँ सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ जो कुछ टाइप किया है इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाले बटन है। मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, थोड़ा सा आपको खुद छोड़ रहा हूँ कि खुद जाके ट्राई करें। इसी तरह से जो बटन यहाँ पर अवेलेबल हैं उसी तरह के बटन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, वार्प और लेफ्ट को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए। तो अब आप कर ये सकते हैं, मसलन यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो मैंने बातें बताई हैं ये वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये मैं बता रहा था कि 5A10B का मतलब है कि 5 दफ़ा ए धागा आएगा, 10 दफ़ा बी धागा आएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो बाहर नंबर है, इतनी दफ़ा ये अंदर लिखी हुई चीज़ दोहराई जाएगी। 1A1B का मतलब है 1 दफ़ा A 1 दफ़ा B, बाहर 3 लिख दिया, इसका मतलब है ये 3 दफ़ा होगा। 1A1B 1A1B और 1A1B 3 दफ़ा आ गया।
तो लेकिन अगर हमने इस और अच्छा अगर ये हमने ऊपर से थ्रेड की बजाय मिलीमीटर कर देंगे तो अब इस इन नंबरों का मतलब मिलीमीटर हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर के धागे लिए एक ए धागे हैं, 1 मिलीमीटर में बी के हैं, इसी तरह से तमाम कुल ये 6 मिलीमीटर हो जाएंगे। 6 मिलीमीटर की हमने धागों की तरतीब बता दी। अगर हम लोग स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें, ऐसी बड़ी ब्रैकेट डाल लें छोटी ब्रैकेट की बजाय, तो उनका मतलब ये होगा कि अंदर वाले जो है ना वो इतने धागों तक यही तरतीब रखेंगे। मसलन इसका मतलब ये है 5 1 A 1 B का मतलब है कि अंदर जो भी धागे हैं वो इतनी दफा आएंगे। मसलन ए को एक पहली दफा ए हो गया, दूसरी दफा बी हो गया, 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5, बाहर 5 लिखा हुआ है तो 5 दफा ये चीजें आएंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि कितनी दफा इस चीज को रिपीट करना है, ना कि वो मल्टीप्लाई हो के टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 दफा बना दें उसके बाद रुक जाएं। अगर छोटी ब्रैकेट के बाहर हमने 5 लिखा होता तो उसका मतलब 10 होता, ए बी 5 दफा आए। लेकिन ये 5, हर एक में से कोई भी एक हो वो सिर्फ 5 दफा आएगा, उसके बाद वो पैटर्न खत्म हो जाएगा। 5 धागों तक ये तरतीब आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। यानी कि ये इस पर डिविजिबल नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इतनी दफा आ रहा है। अच्छा जी, हम लोग मुख्तलिफ टूल यूज़ कर सकते हैं अपने जो पैटर्न को एक से दूसरी जगह डाल सकते हैं, उसको उसको बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, या उसकी जो है ना वो घुमा सकते हैं उसको। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं कि जो मैं बता रहा था ना आपको, ये वाले टूल इसी काम के लिए हैं। मिरर, राइट, लेफ्ट और शिफ्ट करने के लिए है, ये इसको रिपीट पूरा करने के लिए, अनडू करने के लिए, सारे बटन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इंशाल्लाह। इसी तरह से बाकी और चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो ये आप आज जाके देखें। एक जो मज़ेदार चीज़ जो मैंने बताना था आपको, अगर आप 500 A लिखते हैं, यहाँ पर 500 A लिखते हैं, और आप ए की बजाय कोई और वार्प का धागा लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो फिर आप वार्प में 500 धागों तक की रिपीट अपनी मर्जी से बना सकते हैं। पहले ए उठा लिए 2 धागे बना लिए, फिर डी उठा लिए 2 धागे बना लिए। तो आप कोई भी वार्प का धागा उठाएं, तो ये जो 500 धागे आपने यहाँ लिखे हैं वो 500 धागों को आप कोई भी धागा अपनी मर्जी से डार्क कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आपको तरतीब ये खुद ही 500 में पूरी करता जाएगा। इसी तरह से वेफ्ट के लिए करेंगे तो वो शटल बन जाएगी, तो वेफ्ट में भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से आप पैटर्न बना सकते हैं, बजाय इसके कि नंबरों का हिसाब रखें, विजुअली आप इसको बना सकते हैं। करना क्या है कि जितना साइज बनाना है पैटर्न का, वो नंबर किसी एक धागे के लिए लिख दें पहले यहाँ पर, फिर यहाँ से धागे उठाते जाएं और वो वहाँ पर आप उसको पेस्ट करते जाएं, तो धागों के रंग तब्दील होते जाएंगे उतनी रिपीट साइज के अंदर अंदर। ये वाला काम आप किसी भी शर्ट के लिए, चेक शर्ट के लिए करें। एक चेक शर्ट उठाएं, उसमें देखें कि धागों की तरतीब क्या है। 4 धागे लाल हैं, 5 काले हैं, वो तरतीब कागज़ पे लिख लें। उसको एग्जैक्टली तरतीब को यहाँ पूरा करके कपड़े की अपीयरेंस उस शर्ट की तरह बनाने की कोशिश करें। फिल वक्त के लिए मैं आपको सिर्फ यही काम दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको इतना ही बताया करने के लिए। तो लास्ट में मैंने ये बताया सिर्फ कि वाह पैटर्न या वेफ पैटर्न में आप कोई बड़ा नंबर लिख के उसके साथ ए लिख दें, फिर बी सी डी या कोई भी जो रंग है उस रंग को आप उन उन नंबर ऑफ थ्रेड्स के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं, एक पैटर्न बन जाएगा। इसी तरह से वेफ्ट में भी बना सकते हैं। तो आप किसी बनी हुई चीज़ को इसमें बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें आप, तो फिर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। मसलन देखो बेटा, अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ 500 A, 500 A लिख दूं, तो 500 जो वार्प है ना, उन 500 वार्प में से कोई भी, मतलब मैंने ई धागा ले लिया, ई को मैंने 100 धागों पे कर लिया, एफ को 50 पे कर लिया, फिर मैंने सी को पकड़ा, फिर कुछ और धागों पे कर लिया। उन 500 में से 500 धागे जो हैं वो उसके बाद वो रिपीट खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अगले 500 पहले 500 की तरह होंगे, उसके अगले 500 फिर पहले की तरह होंगे। तो 500 लिखने से 500 की रिपीट बन गई। पहले वाले 500 जिस तरह के होंगे, अगले वाले सारे 500 उसी तरह के होते जाएंगे। तो मैंने जो यहाँ 100 लिखा, तो 100 धागों को मैं जो तरतीब डालूंगा, अगले हर 100 धागों की वही तरतीब आ जाएगी। वो तरतीब क्या होगी वो मेरी मर्जी से विजुअली है कि यहाँ से जो सा धागा पकड़ता हूँ वार्प का, वो वार्प का रंग ही तब्दील करता है। रिमेंबर, पहले मैंने यहाँ लिखना है 100 A, और यहाँ से मैंने ओके का बटन प्रेस करना है।
यहाँ से मैंने ओके का बटन प्रेस करना है तो ये इसको सिमुलेशन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जो सा कलर भी उठा के मैं पेस्ट उठाऊंगा तो इस तरह की कोन बन जाएगी। वार्प में कोन बनती है और वेफ्ट में शटल बनती है। वार्प में ऐसे लिखा मैंने और यहाँ से मैंने डी उठाया तो ये जो मेरी कोन है ये डी के कलर की हो जाएगी। जितना मैं पेस्ट करूंगा वो सारे रंग इसके नीचे नीचे जो वार्प आते जाएंगे उसी रंग के होते जाएंगे। इस तरह से मैं बार 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 जितना चाहूँ मैं साइज उसका बड़ा छोटा कर सकता हूँ देख के विजुअली। और इस तरह से वेफ्ट में अगर लिखूंगा मैं 100 ए लिखता हूँ वेफ्ट में और फिर मैंने ये छोटा वाला डी उठाता हूँ तो फिर शटल बन जाएगा। और मैं यहाँ से करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये है मैंने यहाँ लिखा 100 ए लिखा, इसको ओके किया। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए सारे एक ही रंग के हो गए, सारे वार्प एक ही रंग के हो गए। मैं डी उठाता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं सी उठाता हूँ यहाँ डाल देता हूँ। फिर मैं उसके बाद ये डी उठा लेता हूँ, ये छोटा सा बना लेता हूँ उसको। और लास्ट पे मैं एक रेड को दोबारा यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एक पैटर्न बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ वेफ्ट में 100 ए, तो 100 ए लिख के ओके करता हूँ। तो जब मैं डी को उठाऊंगा तो अब देखिए मेरी शटल बन गई है। फिर मैं इसको इस वाले को उठाता हूँ, फिर मैं इसको उठाता हूँ और फिर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एक पैटर्न बन गया यहाँ पर। तो मैं इस तरह से अब 100 धागों का पैटर्न ऐसे बना सकता हूँ। तो अपनी मर्जी से पैटर्न चेंज कर सकता हूँ। तो बजाय कि अपनी मर्जी से करूँ, बेहतर है कि आप एक बनी हुई शर्ट या बना हुआ डिज़ाइन रख लें सामने और उसको उसकी पैमाइश के लिहाज से, इंचों के लिहाज से, या इंच अगर नहीं है फिलहाल विजुअली सिर्फ कर लें कि वो जैसे नज़र आ रहा है वैसे यहाँ पर भी नज़र आए। तो ये प्रैक्टिस आप करें तो आपको पैटर्न देना आएगा। थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर की समझ भी आएगी। जहाँ कहीं मुश्किल हो वहाँ आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।